जरा एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक बिल्कुल क्लासिक हार्ट ब्रेक। सब कुछ ऑलमोस्ट फिक्स था, रिश्ता सीरियस हो चुका था, फ्यूचर की बातें हो रही थीं, प्लान्स बन रहे थे, और फिर अचानक सब बदल गया। ना कोई बड़ा रीजन, ना कोई क्लियर फाइट, बस धीरे धीरे कनेक्शन खत्म हो गया और आप वहीं खड़े रह गए, सोचते हुए, इतना सही होते हुए भी ये टूटा क्यों? लेकिन रुकिए, असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है, ऐसा बार बार क्यों होता है? क्यों हर बार शुरुआत परफेक्ट होती है और एंड कंफ्यूजिंग? यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक हार्ट ब्रेक नहीं है, ये एक पैटर्न है। और ये पैटर्न रैंडम नहीं होता, ये आपकी कुंडली से बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब धीरे धीरे लेयर्स खोलते हैं। सबसे पहले लगना, आपका असेंडेंट, ये आपकी आउटर पर्सनैलिटी और लाइफ अप्रोच को दिखाता है। अगर लगना लॉर्ड वीक हो तो कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन कमजोर हो सकते हैं। अब मून, मून इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर मून अफ्लिक्टेड है तो इमोशनल अटैचमेंट अनस्टेबल होगा। आप जल्दी अटैच होंगे और जल्दी हर्ट भी। अब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का कारक है। साथ ही ये आपकी बुद्धि, लॉजिक और डिसीजन मेकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये वीक है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और रिलेशनशिप धीरे धीरे टूट सकता है। लेकिन रुकिए, असल स्ट्रक्चर अभी बाकी है। अब हाउसेस को समझिए। फिफ्थ हाउस अट्रैक्शन देता है और लव अफेयर भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। सेवेंथ हाउस कमिटमेंट देता है। सेकेंड हाउस फैमिली बनाता है। फोर्थ हाउस इमोशनल पीस देता है। एट्थ हाउस सडन इवेंट्स और हिडन डायनामिक्स देता है। ट्वेल्थ हाउस सेपरेशन और डिस्टेंस देता है। अब इमेजिन कीजिए, फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है लेकिन सेवेंथ हाउस वीक है, तो अट्रैक्शन जल्दी होगा लेकिन कमिटमेंट टिकेगा नहीं। यही रीजन है कि बार बार प्यार होता है लेकिन शादी नहीं होती। अब एक और पैटर्न, अगर सेवेंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो तो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स की टेंडेंसी बढ़ सकती है। लेकिन फाइनल रिजल्ट डिपेंड करता है प्लैनेट की स्ट्रेंथ और एस्पेक्ट्स पर। और अगर सेवेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में हो तो रिलेशनशिप में सडन चेंजेस, अप्स एंड डाउन्स या डीप ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब हमेशा ब्रेक नहीं होता। अगर ट्वेल्थ हाउस में हो तो लॉन्ग डिस्टेंस या इमोशनल डिस्कनेक्ट देखने को मिल सकता है। अब एक हिडन प्रिंसिपल, जब किसी भाव का कारक ग्रह उसी भाव में स्थित होता है तो उस भाव की शुभता में कमी आती है। इसे ही कारक भाव नाशाय कहा जाता है। उदाहरण के लिए शुक्र यानी वीनस सप्तम भाव का कारक ग्रह है, लेकिन अगर वीनस सेवेंथ हाउस में बैठ जाए तो ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर अट्रैक्शन और क्लैरिटी की कमी हो सकती है। यही रीजन है कि शुरुआत परफेक्ट लगती है और एंडिंग कंफ्यूजिंग हो जाती है। लेकिन रुकिए, अब असली कार्मिक लेयर शुरू होती है। राहु और केतु, ये सिर्फ ग्रह नहीं है, ये कार्मिक एक्सिस है। राहु क्या करता है? वो ऑब्सेशन पैदा करता है, आपको खींचता है ऐसे लोगों की तरफ जो लॉजिकली सही नहीं होते लेकिन इमोशनली बहुत पावरफुल महसूस होते हैं। राहु इल्यूजन बनाता है, प्रोजेक्शन बनाता है। आप सामने वाले को नहीं, अपनी फैंटेसी को प्यार कर रहे होते हैं। यही कारण है कि शुरुआत में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही राहु का इल्यूजन टूटता है, रियलिटी सामने आती है और रिश्ता भी टूट सकता है। अब केतु, केतु डिटैचमेंट देता है और धीरे धीरे डिसइंटरेस्ट पैदा करता है। शुरुआत में सब नॉर्मल, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है। अब दोनों को साथ रखिए, राहु अट्रैक्शन दे रहा है, केतु डिटैचमेंट दे रहा है, तो पैटर्न क्या बनेगा? इंटेंस शुरुआत और साइलेंट एंडिंग। यही कार्मिक लव पैटर्न है। कई बार राहु का कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि डिस्पोजिटर के थ्रू होता है। मतलब राहु जिस साइन में बैठा है, उस साइन का लॉर्ड उसकी एनर्जी को डायरेक्शन देता है। अगर वो लॉर्ड वीक हो तो राहु अनकंट्रोल्ड इल्यूजन देगा। अगर वो अफ्लिक्टेड हो
तो टॉक्सिक अट्रैक्शन बढ़ेगा। और अगर डिस्पोजिटर स्ट्रांग हो तो राहु की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, डायरेक्शन मिल जाता है, लेकिन डिजायर खत्म नहीं होती। अब केतु भी ऐसे ही काम करता है। अब मार्स, अगर मार्स सेवेंथ हाउस को अफेक्ट करे तो एग्रेशन, ईगो, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। अब सैटर्न, सैटर्न डिले देता है लेकिन मैच्योरिटी भी देता है। अगर सैटर्न सेवेंथ हाउस को अफेक्ट करे तो रिलेशनशिप टेस्ट होता है, डिले आता है। अब जुपिटर, जुपिटर प्रोटेक्शन देता है, कई बार गलत रिलेशनशिप से बचा लेता है, इसीलिए कुछ ब्रेकअप्स एक्चुअली प्रोटेक्शन होते हैं। अब एक और लेयर, नवांशा चार्ट, डी नाउ, ये रिलेशनशिप का डीपर आउटकम दिखाता है। अगर डी नाउ में सेवेंथ हाउस या उसका लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो तो चैलेंजेस आ सकते हैं। अब टाइमिंग, महादशा, अंतरदशा, यही इवेंट्स एक्टिवेट करते हैं। अगर राहु की दशा हो तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा लेकिन क्लैरिटी कम हो सकती है। अगर केतु की दशा हो तो डिटैचमेंट बढ़ सकता है। अगर सैटर्न की दशा हो तो डिले और टेस्टिंग आएगी। अगर वीनस की दशा हो तो रिलेशनशिप्स एक्टिवेट हो सकते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी डिपेंड करती है। अब डिग्री, अगर कोई ग्रह 0 से 5 डिग्री में हो तो उसकी एनर्जी अभी इमैच्योर होती है। चीजें शुरू तो होती हैं लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। और अगर कोई ग्रह 25 डिग्री के बाद हो तो वो ट्रांजिशन फेज में होता है। रिजल्ट्स मिलते हैं लेकिन डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलता। चीजें मिलती हैं पर सैटिस्फैक्शन या स्टेबिलिटी नहीं रहती। इसी वजह से कई बार या तो रिश्ता ठीक से शुरू नहीं होता या अंत में टूट जाता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, हर बार रॉन्ग पर्सन मिलना फेलियर नहीं है, ये एक फिल्टरिंग प्रोसेस है जहां सिस्टम आपको टेस्ट कर रहा है और जो अलाइनमेंट सही नहीं है उसे हटा देता है ताकि सही समय पर सही इंसान आए। अब अगली बार अगर कोई रिश्ता टूटे तो खुद को ब्लेम मत करना, बस ये समझना पैटर्न क्या है, कौन से ग्रह एक्टिव है और दशा अंतरदशा में किन ग्रहों का इन्फ्लुएंस चल रहा है। क्योंकि असली नियम बहुत सिंपल है, सही इंसान लेकिन गलत टाइमिंग तो नतीजा फेलियर, और एक एवरेज इंसान अगर टाइमिंग सही हो तो वही सक्सेस बन जाता है। जब अलाइनमेंट सही होता है तो रिलेशनशिप आसानी से चलता है, उसमें अनावश्यक स्ट्रगल नहीं होता। और जब अलाइनमेंट गलत होता है तो सब कुछ सही होते हुए भी रिश्ता टिक नहीं पाता। ये चर्चा ज्योतिष के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य केवल संकेत देना है। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए वास्तविक परिणाम कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं जिनका समग्र विश्लेषण आवश्यक होता है। अंततः क्या और कैसे होगा, ये सृष्टि के व्यापक नियमों पर निर्भर करता है और निश्चित रूप से क्या होने वाला है ये केवल सृष्टिकर्ता ही जानते हैं। अगर आपको ये इनसाइट वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ब्रह्मांड काल चक्र को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को प्रेडिक्शन नहीं सिस्टम की तरह समझते हैं। थैंक यू।